एक ऐसी समस्या जो बहुत ज़्यादा है, गर्भाधारण की समस्या जोड़ों में लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आप क्या सबसे पहले कहना चाहेंगे, वो विचार जो लोगों तक पहुंचे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें? आजकल अगर देखा जाए तो बहुत पिछले कुछ सालों से इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं, जिनको कि प्रेगनेंसी होने में, बच्चे होने में दिक्कत आती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इंडियन सिनेरियो में देखें, भारत में, तो 6 में से हर एक कपल को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। और इसका मेन कारण जो आजकल लग रहा है वो अपनी जीवन शैली है, क्योंकि हम जिस तरह की आजकल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, उसमें एक तो ये हो गया है कि हम लोग के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो हमारा खाना हो गया, चाहे वायु हो गई, सब के सब चीज़ प्रदूषित हैं। तो हमारी बॉडी में हर तरह से केमिकल्स जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो जो हम क्रीम लगाते हैं अपनी स्किन में, 60% उस क्रीम का हमारे खून में जाता है और हमारे अलग अलग अंगों पे उसका असर पड़ता है। और जो शुक्राणु होते हैं और अंडे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन सब केमिकल्स के, और उनमें डैमेज हो जाता है। तो बहुत सारे कारण जो आजकल देखे जा रहे हैं कि यंग गर्ल्स जो कि 24, 25, 22 साल की लड़कियों में, अभी मैंने परसों एक पेशेंट देखी थी, 3 साल शादी को है, उसकी सिर्फ 24 साल उम्र है, पर उसके अंडे अभी इस एज पे पहुंच गए हैं जो कि नॉर्मली 40 साल के बाद देखे जा रहे हैं। तो 24 साल की लड़की है पर उसके अंडे की संख्या 40 साल की महिला के बराबर है, तो ऑफ कोर्स उसको प्रेगनेंसी होने में बहुत दिक्कत होने वाली। उसी तरह से पुरुषों में शुक्राणु की क्वांटिटी बहुत कम होती जा रही है, उनकी क्वालिटी बहुत गड़बड़ होती जा रही है। तो हमारी जीवन शैली से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम झेल रहे हैं। जो भी अभी आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं। मोबाइल फ़ोन के, वाईफाई के एडवांटेजेस हैं हम लोग को, पर उस चीज़ के इतने डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमको आज से 10 साल बाद शायद उसकी प्रॉपर, जब अभी स्टडीज हो रही हैं उस पे, और इनिशियल रिसर्च यही बता रही है कि डिसएडवांटेज हैं, पर उसका असल इम्पैक्ट हमको आज से 10 से 20 साल बाद देखने को मिलेगा, और शायद हमारे बच्चों को और आगे की जनरेशन को बहुत भुगतना पड़े इस चीज़ के लिए। संकल्प जी, कई बार हमने देखा है कि आज आज जब महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो फैसले कई बार लेती हैं कि हमें इस एज के बाद बच्चा पैदा करना है। तो क्या ऐसा है कि जब पहले के ज़माने में बहुत कम उम्र में बच्चे पैदा कर लिए जाते थे, लेकिन आज कई महिलाएं 40 साल के पार में भी कोशिश करती हैं कि उस वक्त हम पेरेंट बनने के लिए उस वक्त तक योग्य हैं या काबिल बन जाएंगे बच्चा संभालने के, पालने पोसने के। तो उस वक्त क्या शारीरिक रूप से ऐसा संभव है कि कोई 40 साल के ऊपर की महिला या 35 साल से ऊपर की महिला वो प्रेग्नेंट हो सके? बिल्कुल संभव है। ये निर्भर इस पे करता है कि शरीर में, अंडाशय में अंडे बाकी हैं कि नहीं। और अगर अंडे बाकी हैं तो 45 क्या 50 साल की महिला में भी प्रेगनेंसी संभव हो सकती है। अब ये निर्भर करता है कि आप किस लोकेशन पे हो, किस दुनिया के किस एरिया में आप रहते हो। उस हिसाब से मेंसेस जो पीरियड रहते हैं, माहवारी पहले चालू हो सकती है और भी बंद हो जाती है। कि कहीं कहीं जैसे इंडिया, भारत में 45 से लेके 50 के बीच में पीरियड्स, माहवारी बंद हो जाती है, और माहवारी तब बंद होती है जब अंडे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो अगर अंडे शरीर में बाकी हैं तो बिल्कुल संभव है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर बाकी नहीं भी हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो भी आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस 40 के ऊपर, 35 के ऊपर की महिलाओं में होते हैं। उसमें ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि आप डॉक्टर से मिलें और अपना समय व्यर्थ ना करें। डॉक्टर संकल्प, जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 आईवीएफ प्रयास फेल, फेल एकदम। उसके बाद तो जहन में ये आएगा आगे कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। इस पर आप रोशनी डालिए। हम लोग की एक पेशेंट थी, वो साउथ इंडिया से आई थी, केरला से। उसने वहाँ पे कई बार आईवीएफ कराए, केरला में और बैंगलोर में, और उसके सारे प्रयास विफल हुए, उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो उसके आखिरी के 3 आईवीएफ, 14वां, 15वां, 16वां, वो हम लोग के यहाँ पे हुआ था।
14वें में और 15वें में उसको सक्सेस नहीं हुई, जबकि उसकी उम्र 35 साल थी, तो पिछले 10 साल से वो लगातार इलाज करा रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। 16वें आईवीएफ में फिर उसको प्रेगनेंसी हुई और उसको एक बिटिया हुई जो कि अभी अराउंड 8 महीने की हो चुकी है। तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि हमको पूरा देखना पड़ा कि क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से कि इतने सारे आईवीएफ उसके फेल हुए। उनको एक एक करके हमको सही करना पड़ा टारगेट करके, और उसके बाद में फिर उसको जब प्रेगनेंसी हुई तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पेशेंट को। तो उसके कारण उसके बाद फिर हमको सफलता मिल पाई। तो उस लेडी का श्रेय मैं देता हूँ कि उसने हार नहीं मानी आखिरी तक। वो पूरे समय लगी रही कि कुछ भी हो जाए, मुझे एक बच्चा चाहिए, और फाइनली ऊपर वाले ने साथ दिया और उसको उसका उसका सपना पूरा हो पाया उसमें। डॉक्टर संकल्प, अब तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्या आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल सेक्टर में भी एआई ने थोड़ा खतरा बढ़ा दिया है क्या डॉक्टर्स के लिए, या सुविधा बढ़ाई है? और एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ, जो शुरू में आपने चिंता व्यक्त की कि जो जो आज खान पान है, जलवायु है, आज के समय में क्या ध्यान रखना चाहिए जो भी कपल्स हैं उनको, ताकि वो सही समय पे वो अपने परिवार को बढ़ा सकें? तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। तो इसमें मेरी तरफ से जो मैं मरीजों को बोलता हूँ कि देखिए, आप अगर ये चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पे आपको बिल्कुल भी पॉल्यूशन से या केमिकल से आप मुक्ति मिल जाए, तब तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक, कि आप खाना नहीं खाएं, दूसरा पानी नहीं पिएं, तीसरा सांस न लें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए हम लोग जो अपनी तरफ से कर सकते हैं कि जितनी भी केमिकल वाली चीज़ें होती हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव हो, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव है, पर जिसमें परसेंटेज मात्रा कम हो, हम वो चीज़ खाएं। जैसे सिंपल सी तौर पे हर फ्रूट में नियरली पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, हम माने चाहे ना माने। अब उसमें जिसकी भी स्किन पतली होती है, अंगूर हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, उसमें ज़्यादा अंदर की तरफ जाता है, वो उसके पूरे फ्रूट में फैल जाता है। वही ऐसा फ्रूट जिसकी बाहर की स्किन कड़ी होती है, उसमें वो कम अंदर जाता है, रिसाव कम होता है, तो उससे हमको एक्सपोजर कम होगा। उसी तरह से प्लास्टिक्स को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया। अभी अपन पॉलिथीन की बात कर रहे थे, इवन प्लास्टिक प्लेट हो गई, जो स्टोरेज वाले हो गए, इवन आजकल जो पानी के अपनी आरओ की फिल्टर्स होते हैं, वो भी उसमें भी फाइनली प्लास्टिक कंटेनर में ही आता है, उसी में से हम पानी पीते हैं। पर पिछले 5 साल से स्टील के टैंक्स भी आने लगे हैं जिसमें कि कंटेनर स्टील का होता है। तो ये सारे बदलाव हमको करने चाहिए, और जो माँ बाप भी हैं हम में से, उनमें भी मेरे ख्याल से अपने बच्चों के लिए हमको ये बदलाव कर लेने चाहिए। दूसरी चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी महिला, भारतीय महिला जो कि 25 के ऊपर की उम्र है, और अगर वो अभी प्रेगनेंसी के प्लान नहीं कर रही है या 1 साल के ऊपर हो चुका है, तो सिर्फ एक चीज करे कि अपना एक ब्लड टेस्ट करा ले। उसको उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। उसका नाम है AMH या एंटी मोलेरियन हार्मोन। ये टेस्ट क्या करता है, ये हमको बताता है कि हमारे शरीर में कितने अंडे बाकी हैं हमारे अंडाशय में, और एक मोटे मोटे तौर पे अगर ये वैल्यू 3 से अधिक है AMH हार्मोन की, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके अंडे की मात्रा सही है, आप आराम से समय लेके आप कोशिश कर सकते हैं। परंतु 1 साल के बाद भी अगर आप फिर भी प्लान नहीं करें, तो हर एक एनुअल लेवल पे एक AMH करा लीजिए। बहुत महंगा नहीं होता है, अराउंड 1000-1500 का टेस्ट हो जाता है, पर एक टाइप का ये फर्टिलिटी टेस्ट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरी चीज AI से रिलेटेड जो सवाल था, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी समय से है इनफर्टिलिटी में भी। पहले ये सिर्फ मौजूद था 2 चीजों में, एक है शुक्राणु की टेस्टिंग में, मतलब सीमेन टेस्टिंग में। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और अच्छे माध्यम से हम स्पर्म की चलने फिरने की स्पीड तक मेजर कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस वो कितने सेकंड में कवर कर रही है। उससे हमको फर्टिलिटी का असेसमेंट ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी चीज़ कि हम जब देखते हैं अल्ट्रासाउंड में कि अंडे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनका साइज भी मेजर करने के लिए और नंबर देखने के लिए भी हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, जब हम IVF करते हैं तो हमको भ्रूण मिलता है, वो भ्रूण को ही हम बच्चेदानी में डालते हैं। तो उस भ्रूण की क्वालिटी को असेस करने के लिए वीडियो मॉनिटरिंग होती है AI से,
उस वीडियो मॉनिटरिंग से हमको पता चलता है हर एक क्षण का कि कैसे कैसे एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, बिना उसको अंदर से बाहर निकाले, तो उसका एक्सपोजर कम होता है। तो उस वीडियो मॉनिटरिंग से हम अच्छे एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और चौथी चीज जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है कि बहुत सारे कपल्स को ये डाउट रहता है कि भाई जो आईवीएफ में अंडे और शुक्राणु इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे ही हैं कि किसी और के इस्तेमाल हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से किसी और के अंडे या शुक्राणु इस्तेमाल हो गए। बहुत सारे लोग इस डर से आईवीएफ नहीं कराते हैं। तो इसके लिए भी एआई की तरफ से जवाब है कि एआई में जैसे बार कोड रहता है या क्यूआर कोड हम सब यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए यूपीआई, तो उसी स्कैनर की तरह से जो बार कोड्स आते हैं वो स्पर्म के लिए और एग के लिए भी आते हैं, जिसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं साथ में एम्ब्रियो के लिए, जो कि मैप्ड रहते हैं डायरेक्टली उस कपल, वो उस हस्बैंड और वाइफ के लिए। और उसके उस तरीके से हमको पता चल जाता है कि कहीं से भी गलती से भी किसी दूसरे का शुक्राणु या किसी दूसरे के अंडे से मिक्स होकर एम्ब्रियो नहीं बन रहा, जो आपको शायद 10 से 15 साल बाद पता चले कि इस बच्चे में तो डीएनए आपका नहीं है। तो उस चीज को प्रिवेंशन के लिए भी एआई बहुत अच्छा हो चुका है। मेरा ये फाइनल क्वेश्चन है और एक मैसेज मैं चाहूंगा आप कन्वे करें। जो भी जोड़े गर्भाधारण की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या पॉजिटिव संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बोला जाता है कि एक अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है, तो आपको अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप गिव अप मत करिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि दिमाग में स्ट्रेस मत रखिए। आप जितना दिमाग में टेंशन देंगे और स्ट्रेस देंगे उतना ही प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। और आजकल की जनरेशन में जैसे जैसे काम का स्ट्रेस बढ़ रहा है, ज़्यादा आपके ऊपर लोड पड़ रहा है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।